हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर 5 शुरू कर दिया था मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में, और उसका हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा। क्या पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि क्या होता है, मतलब मैग्नेटिज्म के बारे में हमने देखा। बार मैग्नेट क्या होता है, ओरिजिन कहां से होता है, कहां से आया है ये मैग्नेट वर्ड। मैग्नीशिया एक ग्रीक करके आइलैंड है, वहां से आया है। क्या होती है आयरन की ओर मैग्नेटाइट होती है। और फिर लोडस्टोन क्या होता है, एक नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट को हम बोलते हैं। ये सब चीजों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। और हमने क्या देखा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहती है। जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो अर्थ एज अ मैग्नेट क्या है, साउथ पोल है। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ तक जाती है, ये सब चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में देखी। और उसके पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रेवल करती है। मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ पोल जाती है और मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ से साउथ पोल जाती है। ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में देखी है ऑलरेडी। तो आज हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारा लेक्चर क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर आज हमारा लेक्चर होगा। इसमें हम क्या देखेंगे, एक तो फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे कि कैसी फील्ड लाइंस होती है। इसके बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ा नॉलेज प्रीवियस वीडियो से होगा ही। फिर आगे बढ़ेंगे हम, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या किया था, उसके एक एक्सियल लाइन में एक पॉइंट में हमने क्या निकाला था, स्ट्रेंथ निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। वैसे हम इसमें करेंगे। मैग्नेटिक डायपोल में क्या करेंगे, एक्सियल लाइन में एक पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। उसके इक्वेटोरियल लाइन में एक बार मैग्नेट में कैसे वहां पे स्ट्रेंथ निकालते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा एनालिसिस करेंगे हम किसके ऊपर, मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा पार्ट 2 है, 5th चैप्टर का, 12th का। इसके पहले हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ये वाले लेक्चर में हम पूरा मैग्नेटिक डायपोल के बारे में बात करेंगे। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में कैसे हम फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट देखते हैं हम मैग्नेटिक डायपोल के बारे में। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियसली बहुत डिस्कशन किया ही है कि क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल। एक करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डायपोल जैसा रहता है, और एक बार मैग्नेट भी क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल होता है, क्योंकि उसके दो पोल्स होते हैं, सेम एक इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे। तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक डायपोल। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ मैग्नेटिक डायपोल इज अरेंजमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मैग्नेट होगा उसमें दो पोल्स तो होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हम अलग अलग एक एक पोल्स को आइसोलेट कर भी नहीं सकते। ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ, दोनों की स्ट्रेंथ क्या रहती है, इक्वल रहती है। और दोनों की स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, स्मॉल एम से। तो एक नॉर्थ पोल को हम क्या मानते हैं, एज अ पॉजिटिव मानेंगे, और साउथ पोल को हम क्या मानेंगे, एज अ नेगेटिव चार्ज जैसा मानेंगे। तो दोनों की स्ट्रेंथ कैसे होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्ट्रेंथ हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। और जो डायपोल मूवमेंट होता है मैग्नेटिक, उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। और क्या रहता है वो डिस्टेंस, दोनों पोल्स एक दूसरे से क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। इमेजिन करने के लिए आप एक बार मैग्नेट को सोच लीजिए जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, जो डिस्टेंस हम लेते हैं उसको क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी देखा है क्या होती है मैग्नेटिक लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, और क्या होती है ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होगी, पूरे मैग्नेट की लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ बोले तो वो दोनों पोल्स जो थोड़ी कम होती है, 5/6 कम होती है, इफेक्टिव लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ। ये सब चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख ली है। एग्जांपल देखें हम मैग्नेटिक डायपोल का, तो क्या होगा, एक बार मैग्नेट होगा। जितने भी मैग्नेट होंगे वो होंगे, क्योंकि एक पोल तो हम बना नहीं सकते। कंपस की भी नीडल जब भी हम कंपस से देखते हैं तो एक हिस्सा नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है और अगला हिस्सा साउथ में रहता है, एसेट्रा आर मैग्नेटिक डायपोल्स। तो ये सब क्या होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं। These two poles of magnetic dipole और ए मैग्नेट, तो मैग्नेटिक डायपोल बोले या हम मैग्नेट बोले लगभग सेम ही चीज होगी, कॉल्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये हम जानते हैं, एक को नॉर्थ बोलते हैं, दूसरे को साउथ बोलते हैं। एंड ऑलवेज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड ऑफ अपोजिट नेचर। और दोनों की स्ट्रेंथ क्या होती है, लगभग सेम होती है, सेम एक इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे। इलेक्ट्रिक डायपोल में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या रहता था, सिर्फ क्यू रहता था, मतलब सेम रहता था, बस दोनों की पोलैरिटी अलग होती थी। तो यहां पे भी क्या होगी, दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो सेम रहेगी, बस क्या होंगे उनका साइन, मतलब पोलैरिटी अपोजिट होगी। नॉर्थ को पॉजिटिव मान लेंगे और साउथ को हम नेगेटिव मान लेंगे। फर्दर सच टू मैग्नेट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। और ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेट के दोनों पोल्स क्या होते हैं, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मोनोपोल बनाना पॉसिबल ही नहीं है। एक बार मैग्नेट को हम बीच से तोड़ेंगे तो वो फिर से साउथ और नॉर्थ बना लेगा। ओके, तो ये था क्या हमारा मैग्नेटिक डायपोल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में एक बार देखते हैं। ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए एक बार ये चीज देखना जरूरी है, क्योंकि यहीं पे वो मेन टॉपिक में आ रहा है। तो मैग्नेटिक
मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में देखते हैं, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए प्रोडक्ट करना पड़ता है, एक हिस्सा उसका क्या होता है, किसी भी पोल की हम स्ट्रेंथ ले सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, कोई टेंशन नहीं। एंड दी मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, और किसका, मैग्नेटिक लेंथ का। क्या होती है मैग्नेटिक लेंथ, आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक का डिस्टेंस, पूरा मैग्नेट इससे ज्यादा बड़ा हो तो पूरे मैग्नेट की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं। मैग्नेटिक लेंथ का एक और नाम क्या है, इफेक्टिव लेंथ। तो ज्योमेट्रिक लेंथ से हमेशा मैग्नेटिक और इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। तो कैसे निकालते हैं हम, डायपोल मूवमेंट, कैपिटल एम इसको बोलते हैं, इक्वल टू क्या होगा, किसी की भी एक स्ट्रेंथ ले लें क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ सेम रहेगी, इनटू 2l। ये बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2l होता है, क्योंकि सेंटर में O रहेगा और O से लेके मतलब दोनों पोल से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, L रहेगा। ओके, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जिसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोलते हैं, इज सेम एज दैट ऑफ द 2l। इज सेम एज दैट ऑफ द 2l का मतलब यहां पे ये है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन रहता है वो क्या रहता है, इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ के डायरेक्शन में ही होता है। इसका मतलब ये है कि साउथ से नॉर्थ पोल तक क्या होती है, हम इफेक्टिव लेंथ मेजर करते हैं। सेम इसको आप समझ सकते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन रहता है वो कैसा रहता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहता है। एक मैग्नेट में क्या होगा, साउथ पोल हमारा नेगेटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा और नॉर्थ पोल मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का भी डायरेक्शन सेम इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा ही होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ आए, तो ये उसका डायरेक्शन हो गया, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, तो आपको एकदम अभी अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। और एक करंट कैरिंग जो लूप होता है वो भी कैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल जैसा ही बिहेव करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जनरली क्या रहता है, इफेक्टिव लेंथ ही इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज रहता है। देखते हैं, अ मैग्नेटिक वायर ऑफ डायपोल मूवमेंट 4 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डायपोल की ये यूनिट होती है और स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर होती है। मतलब एक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट देखें हम एम की, तो एक मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक वायर है जिसका डायपोल मूवमेंट कितना है, 4 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। एक वायर है उसको हम क्या कर रहे हैं, सेमी सर्कल के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। फाइंड दी न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अब उसकी नई मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, ये चीज निकालो। ऐसा क्यों चेंज होगा, क्योंकि उसकी इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाएगी। पहले वो स्ट्रेट था, अब उसकी सेमी सर्कुलर टाइप की इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी, मैग्नेटिक लेंथ जिसको हम बोलते हैं, इसलिए डायपोल मूवमेंट क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि जब एक वायर को हम सेमी सर्कल के फॉर्म में उसको वो कर देंगे तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। ओके, फर्स्ट क्या लिखते हैं हम, अपनी गिवन वैल्यूज लिखते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। फर्स्ट हमें क्या दिया है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दिया है जब वो क्या था, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था। मतलब कैपिटल एम हमें गिवन है और उसकी वैल्यू क्या दी है हमें, 4 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये दी हुई है जब वो स्ट्रेट वायर था। ठीक है, तो अब स्ट्रेट वायर है और उसकी क्या दी हुई होगी, हमें लेंथ भी दी होगी। एक स्ट्रेट वायर है तो उसकी एक लेंथ होगी, देखते हैं एक बार क्वेश्चन में। इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ वायर है और सेमी सर्कुलर, फाइंड उसकी ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, देखते हैं, तो नई मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू, मतलब जो पुराने वाली मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू 2l। ऐसी निकालते हैं हम मैग्नेटिक मूवमेंट और इसी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 4 पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है जब वायर क्या है, सीधा है। ठीक है, अब हम वायर को क्या कर रहे हैं, एज वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल वायर को क्या कर रहे हैं हम, उसको सेमी सर्कल के फॉर्म में वो कर रहे हैं, इफेक्टिव लेंथ अब क्या हो जाएगी, उसकी इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाएगी। इफेक्टिव लेंथ
एंड ए क्या हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगी 2r। सेमी सर्कल का एक रेडियस होता है, तो आप देख सकते हैं दो रेडियस से मिलकर क्या हो जाएगा, एक सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाएगी। यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, नया डायपोल मूवमेंट देख सकते हैं। तो न्यू डायपोल मूवमेंट, नया डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम किससे डिनोट कर लेते हैं, एम डैश, और पोल की स्ट्रेंथ तो वही रहेगी और इसकी क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले वो क्या था, एक स्ट्रेट वायर था, अब वो क्या हो गया, सेमी सर्कुलर हो गया। तो ये दो उसके एंड हो जाएंगे, इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2r हो जाएगी। और पहले क्या थी, पहले तो ऑलरेडी क्या थी, इसकी लेंथ क्या लेते हैं 2l लेते हैं, अब उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा है, वो एक प्रकार का क्या है, सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये कैसा बन रहा है, मतलब वायर, अब मतलब फाइनली कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो ये जो लेंथ होगी, वो लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, पूरे सर्कल की लेंथ क्या होती है 2πr होती है। आधा यदि लेंथ लेंगे तो वो क्या होगी, πr हो जाएगी। ओके, और ये किसके बराबर होगी, जितना भी सेमी सर्कल बन रहा है, जो इनिशियल वायर की लेंथ 12 उसी के बराबर होगी। तो πr इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जितना बड़ा वायर था उतना ही तो वो सेमी सर्कल बनेगा। ओके, अब यदि हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 बाई पाई, ये हो जाएगी r की वैल्यू 12 बाई पाई। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर, ठीक है, तो पुट करते हैं न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट में, या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बोले तो m इंटू 2 इंटू r की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 बाई पाई, ये हो गई हमारी r की वैल्यू। ओके, अब यहां से देखते हैं हम क्या क्या हो जाएगा अपना, मतलब आगे पूरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल इश्यूज के कारण रुकना था। तो नई मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, एम डैश इक्वल टू, क्या आया था हमारा रिलेशन अभी, एम इंटू, और हमने क्या करी थी, आर की वैल्यू रखी, क्या था 2l बाई पाई था। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं, ये जो m इंटू 12 है इसको एक साथ, जो 2 बाई पाई हो जाएगा इंटू m इंटू 12। अब क्या कर सकते हैं, जो m इंटू 12 है ये क्या बन जाएगा, मेन वाले वायर का मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाएगा, मतलब कैपिटल M बन जाएगा। बिल्कुल यही तो थी कैपिटल M की वैल्यू, जो हमें क्या दी हुई थी 4 पाई दी हुई। m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई पाई बैठी है इंटू, ये बन जाएगा हमारा कैपिटल M, इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुआ है क्वेश्चन में 4 पाई, 4 पाई, पाई और पाई कैंसल आउट हो गए। तो नई वाली जो मैग्नेटिक मूवमेंट आई, या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आई, वो कितनी आई 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। तो मतलब जब उसको वायर नॉर्मल था, सीधा था 12 की लेंथ थी, तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी थी 4 पाई, और जब उसको हमने सेमी सर्कुलर बना दिया तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब क्या हो गई 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, ऐसे सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लेंथ ऑफ मैग्नेटिक स्टील वायर, एक मैग्नेटिक स्टील वायर है, क्या है एन। ठीक है, एक मैग्नेटिक स्टील वायर है, उसकी लेंथ एन है, एंड इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट इज कैपिटल है, और उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या है, कैपिटल है। इट इज बेंड इनटू अ शेप ऑफ एल, तो क्या कर रहे हैं हम, एक एल शेप में क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, विद टू साइड्स इक्वल, दोनों साइड इक्वल। मतलब जब उसको एल शेप में बेंड करेंगे तो एक L/2 होगा और एक L/2 होगा साइड। व्हाट विल बी दी न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट। अब उसकी न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, ऑब्वियसली बात है, एक मैग्नेट को हम क्या करेंगे, बेंड बेंड करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, चेंज होगी। जैसे प्रीवियस केस में देखा, सेमी सर्कुलर किए तो उसकी बढ़ गई। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, नॉर्मल है उसको हम क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट हम क्या करते हैं, अपनी गिवन वैल्यू देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो यहाँ कैसे शुरू करेंगे, अकॉर्डिंग कुछ क्या करेंगे, हम डायग्राम बना के सारी वैल्यू, क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, इनिशियल मैग्नेटिक मूवमेंट, इनिशियल मैग्नेटिक मूवमेंट
और इस बार उसकी लेंथ क्या होती है एल। तो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी एम एल हो जाएगी, उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या गिवन है यहाँ पे एल गिवन। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसमें हमने क्या दिया था नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से 12। अब यही जो वायर है लेंथ एल है उसको हम क्या कर रहे हैं एल शेप में बेंड कर, ऐसे हम क्या करती है एल शेप में इसको बेंड करते हैं, सेम वही लेंथ का। तो आधी आधी लेंथ हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी n/2 और ये वाली लेंथ हो जाएगी n/2। अब इसका जो वो है मैग्नेटिक लेंथ है या इक्विवेलेंट लेंथ है वो चेंज। तो मैग्नेटिक लेंथ कौन सा हिस्सा बताएगा उसका, ये वाला। अब दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस ये हो गया बिल्कुल। अब जो डायगोनल मतलब जो हाइपोटेन्यूज हो गया वो क्या हो गया, दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस हो गया ये। ठीक है, तो अब यदि हम इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, और यही क्या होगी हमारी न्यू इफेक्टिव लेंथ इसको हम बोलते हैं। ये हो गई हमारी न्यू इफेक्टिव। तो हमें क्या करना है, यही चीज कैलकुलेट करनी है कि नहीं इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जा रही है, स्ट्रेंथ तो एम ही रहेगी, तो हम निकालें। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, जो अंडर के अंदर क्या हो जाएगा n/2 का होल स्क्वायर प्लस n/2 का होल स्क्वायर। ऐसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है तो ओके सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा n²/4 प्लस n²/4 और क्या रहेगा पूरा अंडर रूट के अंदर का। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या है दोनों के पास 4 है तो ये क्या हो जाएगा 2n²। और ये किसके अंदर रहेगा, पूरा रूट के अंदर। रूट के अंदर देखते हैं 1 का कैंसल हो जाएगा और 2 का l² है तो वो बाहर आ जाएगा, एक l और नीचे रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा l/। ये क्या आएगी हमारी नई इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी, न्यू इफेक्टिव लेंथ l/। ओके, तो न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट देखते हैं हम कितनी आएगी। मैग्नेटिक मूवमेंट बने या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, कौन सा क्वेश्चन है। ये क्या आ जाएगी, इसको डिनोट कर देते हैं एम डैश, और पोल स्ट्रेंथ उसी की भी इनटू न्यू इफेक्टिव लेंथ क्या है l/। ठीक है, अब उसके बाद ये जो m इंटू एल है, ये m इंटू एल क्या हो जाएगा, हमारा जो पुराना डायपोल मूवमेंट हमें दिया था वही तो था m इंटू एल। m इंटू एल क्या है, तो हमें डायपोल मूवमेंट इनिशियली गिवन, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा m डैश कितना हो जाएगा, m डैश m/2 हो जाएगा, यही आएगी वैल्यू बिल्कुल। ठीक है, तो यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल यही आ गया हमारा। नई मैग्नेटिक मूवमेंट है तो क्या हो जाएगी m/2 हो जाएगी, फिर √2 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फील्ड लाइंस के बारे में। तो हमने क्वेश्चन देखा कि कैसे हम उसको बेंड करेंगे, यदि कोई भी मैग्नेट का हम शेप चेंज करेंगे तो उसकी इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाएगी, इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। जैसे हमने प्रीवियसली क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात किया था, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है, तो उनके बारे में भी हमें उनकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी। देखते हैं, मगर ये एकदम ज्यादा नहीं होगी, जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज होती है उसमें इसमें उतनी ज्यादा पॉइंट नहीं रहते। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर विजुअल एंड इनिशिएटिव रियलाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक क्या है, विजुअल है, मतलब हम क्या करते हैं उसको विजुअली रियलाइज करते हैं, और इंट्यूशन से देखते हैं। इंट्यूशन मतलब हमें समझ में आता है कि कैसा होगा, ऐसा फ्लो कर रहा होगा वैसे टाइप से, मतलब एक प्रकार का क्या है अंदाजा लगाने का तरीका है कि कैसे हमें स्ट्रेंथ समझ में आएगी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस in a magnetic field are those imaginary lines which continuously represents the direction of magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली बात है किसी मैग्नेटिक फील्ड में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, तो वो क्या होती है, आर दोज इमेजिनरी लाइंस, एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती है जो क्या करती है, कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यदि हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगी। सेम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम कहीं भी टेंजेंट बनाए ना तो वो क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगी। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस shows the direction of magnetic field at that point।
मतलब यदि किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे ना तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगी। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा था, इसमें उतना ज्यादा नहीं रहता है, बट एकदम सिंपल ही रहता है। तो एक बार डायग्राम से समझते हैं कि कैसे होगी फील्ड लाइंस। ऑलरेडी हमने बहुत बार तो बना के देखा ही हुआ है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट की फील्ड लाइन बनाते हैं। यदि हम क्या ले लें, यहां पे एक ऐसा मैग्नेट ले लेते हैं, थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं, ताकि क्या होगा, फील्ड लाइंस बनाते बनेगा। ऊपर में क्या ले लें, नॉर्थ पोल ले लेते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा साउथ पोल, और एक क्या रहेगा, इसका एक्सिस रहेगा। ये क्या है, एक्सिस। अब यदि हम यहाँ पे फील्ड लाइंस देखेंगे तो फील्ड लाइंस कैसी होगी इसकी, ऑब्वियसली बात है वो क्या होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है मैग्नेट के अंदर। और मैग्नेट के अंदर कैसे जाएगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। मैग्नेट के बाहर कैसे जाएगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगी। तो यहां से फील्ड लाइन यदि हम बनाए तो कैसे जाएगी, ये ऐसे ऐसे करेंगे, क्योंकि वो क्या बनाएगी, क्लोज लूप बनाएगी। तो ये हो गया उसका डायरेक्शन। और एक फील्ड लाइन देखें तो ये कैसे जाएगी, ऐसे। मैग्नेट के अंदर कहां जाएगी, वो साउथ से नॉर्थ पोल। ये क्या है उसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। अब यहां पे हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाए कहीं पे भी, तो वो क्या देगी हमें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी उस पॉइंट। कहीं पे भी हम टेंजेंट बना, इधर पे बनाएंगे सीधा तो हमें यहाँ ऊपर डायरेक्शन देगी, यहाँ पे बनाएंगे तो ऐसा, मतलब कहीं पे भी हम एक ऐसा टेंजेंट बना दे। टेंजेंट मतलब क्या होता है, एक सर्कल, और उसमें हम क्या ले लें, एक स्ट्रेट लाइन ले लें। एक सर्कल में ऐसे एक लाइन बना दे तो वो क्या देने लग जाएगी, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देने लग जाएगी। तो ये पूरे कर्व में हम कहीं भी बनाए तो वो क्या देने लग जाएगी, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देने लग जाएगी। तो ये क्या हो गई, फील्ड लाइन। तो ये इतना तो हमने देखा है एक सर्कुलर लूप में कैसे रहती है। कोने का हिस्सा देखें तो एकदम एंड वाले हिस्से में कैसे रहता है, ऐसे जाती है फील्ड लाइन, एकदम कोने से। ये क्या है, फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेट के अंदर तो वो नॉर्थ से साउथ ही जाएगी, और यहां अंदर में कैसे रहेगी, यहां पे ऐसे सर्कुलर लूप बनाएगी, ऐसा। डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो मैग्नेट के अंदर कहां जाएगी, वो साउथ से नॉर्थ, और बाहर कैसे आएगी, इधर। कलर चेंज करें तो यहां पे भी यदि हम देखें तो यहां पे भी क्या है, साउथ से नॉर्थ ही जा रही है। तो मैग्नेट के अंदर यदि एंड वाला हिस्सा देखें तो एंड वाले हिस्से में कैसे होगी, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे निकल के यहां जाएगी। एंड वाले हिस्से में देखें तो वो क्या होगी, यहां पे भी ऐसे जाएगी। तो ये हो गया उसका डायरेक्शन। बाहर में वो क्या जाएगी, नॉर्थ से साउथ। तो ये हो गया उसका डायरेक्शन। ऐसे क्या रहेगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है। विजिबल है, ओके। डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है कैसा, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर। ठीक है, एक और तरीके से देख सकते हैं हम, यदि सोलोनॉइड के अंदर देखें तो सोलोनॉइड कैसा रहता है, एक प्रकार से ऐसा 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 पूरा वो रहता है रिंग वाला, मतलब एक सर्कुलर कॉइल ही रहता है सोलोनॉइड का। एकदम वायर चिपके हुए रहते हैं, मतलब किसी में बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको ऐसे राउंड रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलोनॉइड बोलते हैं। जो हमने प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में पूरा एनालिसिस किया है। अब यदि हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो वो भी कैसे रहेगी, एक सोलोनॉइड भी बार मैग्नेट जैसे ही बिहेव करता है। तो इसकी यदि हम फील्ड लाइंस देखें, ऑब्वियसली बात है वो पूरा क्या रहेगा, राउंड रहेगा। तो एक प्रकार का हम क्या ले लेते हैं, मैग्नेट ले लेते हैं, और एक क्या बना देते हैं, इसका एक्सिस। अब सोलोनॉइड में क्या होगा, करंट ऐसे गोल गोल घूम के जाता है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी इमेजिनरी ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, गॉसियन लूप भी ले सकते हैं, क्लोज लूप। तो ये मान लेते हैं हमारा करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे 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 करते हुए क्या जा रहा है, पूरा फ्लो करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखें तो वो भी कैसे जाएगी, सेम ऐसी, एक घूमते हुए जाएगा। तो क्लॉकवाइज क्या बनाएगा, साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे कोई भी पोल हो सकता है, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी, ऐसे। नीचे वाले को यदि हम साउथ बोल लें और ऊपर वाले को वो बोलते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी, ऐसे। और यहां पे कैसे जाएगी, ऐसे। बाहर में बाहर, और सेम इस तरफ भी देखें तो इस तरफ भी क्या जाएगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी। और यहां पे कैसे, ऐसे ऐसे लूप। ये हो गया इसका डायरेक्शन। ये कैसा रहता है, मैग्नेट की फील्ड लाइंस रहती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। सेम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है। देखिए यदि हम ऊपर में क्या लिए, नॉर्थ लिए तो पॉजिटिव चार्ज ले लेते, और नीचे में नेगेटिव चार्ज ले लेते। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ना, वो कैसे होगी, वो ऐसे आएगी, पॉजिटिव से शुरू होकर कहां जाती है, वो नेगेटिव में आती है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्लोज लूप नहीं बनाती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आती है, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव में जाती है, और इस तरफ कैसे जाएगी, ऐसे। और ये एक एंड से कहां जाती है, अगले एंड में तो बोल सकते हैं अपन इंफिनिटी तक जा सकती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती है वो क्या रहती है, अलग रहती है एज कंपेयर टू यदि हम बोले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक एंड में वो कहां जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी, मगर अगले एंड में वो क्या हो जाएगी, यहां पे आके रुक जाएगी। बीच में क्या होगी, वो ऐसे जाएगी। ऐसा हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर चुका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, मगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या बनाती, क्लोज लूप बनाती। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे होगे। यहाँ पे कोने में क्या होगा, जो बीच वाला हिस्सा है वहां पे एक सर्कुलर लूप बनेगा। वैसे तो ये बाहर से भी पूरा लूप बनाएगी ऐसे करके। तो ये क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो अभी तक हमने क्या देखी, दो प्रॉपर्टी देखी। देखते हैं फर्स्ट क्या है। एक तो विजुअल तरीका है, वो इंट्यूशन से हम क्या करते हैं, उसको पता लगाते हैं कि किस जगह में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी। दूसरा, यदि उस लाइन में किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाए, जैसे कैसी थी हमारी लाइन, ऐसे थी, ऐसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, तो वहां पे हम यदि हम क्या करें, टेंजेंट बनाए कहीं पे भी, यदि हम ऐसे, हमारी क्या रह रही थी, फील्ड लाइन जा रही थी, कहीं पे भी हम टेंजेंट बनाए तो वो क्या रहेगी, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देने लग जाएगी उस कर्व। ओके, ये दो पॉइंट था। और देखते हैं हम प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और ए सोलेनॉइड फॉर्म्स कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स। देखा हमने, लूप बन रहा था वहां पे, कंटिन्यूअस क्लोज लूप। दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डायपोल। ऑब्वियस ही बात है, ये अनलाइक है, इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल क्लोज लूप नहीं बनाता। हमने डायग्राम में देखा कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेगी वो नेगेटिव में खत्म हो जाएगी, और दोनों के अपोजिट एंड में वो भले इंफिनिटी तक जाए। बट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं करती, वो कहीं एक पोल से निकल के अगले पोल में खत्म नहीं होती। ठीक है, व्हेन दीज फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज और एस्केप टू इंफिनिटी। ये किसके बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात कर रहा है, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में खत्म हो जाती है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होती है। और जो अदर एंड है, मतलब दूसरे एंड में, वो कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है। हमने अभी डायग्राम में देखा वही चीज यहां पे क्या बोल रहा है, बता रहा है। देख सकते हैं एक बार और डायग्राम हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो एक में तो पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव में खत्म हो जाएगी, और अदर एंड में बोल सकते हैं हम इंफिनिटी से जाएगी। तो ऐसी क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। ऑब्वियसली बात है, उस कर्व में हम कहीं भी टेंजेंट बनाएंगे, कोई भी फील्ड लाइन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, कोई भी ऐसा कर्व है और वहां पे टेंजेंट बनाए, तो वो हमें क्या देने लग जाएगा, डायरेक्शन देने लग जाएगा। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो उसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई तो उसका डायरेक्शन देने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट दो पॉइंट देखते हैं प्रॉपर्टीज का। द लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक जगह से यदि ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, क्रॉस हो रही होंगी, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस होगी एक एरिया से, पर यूनिट एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। अब क्या होती है, ऑब्वियस ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी रहती है, जो इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, यदि इंटरसेक्ट करेंगी तो एक जो जिस पॉइंट पे वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे करके, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट का दो डायरेक्शन बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। फॉर इफ दे डिड, यदि ऐसा वो करती है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर ली किसी और के कारण और इसके कारण, तो वहां पे जो डायरेक्शन है उसको हम ऐसा यूनिक नहीं बोलेंगे, वो नॉर्मली वैसे ही होगा जैसे हम एक कर्व से टेंजेंट बनाते हैं वही। तो इसका मतलब वही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक की तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी आपस में। हमने देखा अभी कि सब अपना अपना निकल के अपना अपना लूप बना दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब टॉपिक देखते हैं अपना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। यदि किसी पॉइंट पे हम देखें तो उस पे क्या होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज दी, यहां पे जो ये लाइन रहेगी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब हम क्या करेंगे, बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट पे फोर्स की मदद से हम निकालते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे हम एक बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन में और इक्वेटोरियल लाइन में, एट ए पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। अभी क्या बोल रहे हैं, बार मैग्नेट एक ऐसा है, तो ऐसा एक बार मैग्नेट मान ले, तो एक्सियल लाइन क्या होगी, ये होगी, और इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी, ये होगी। तो अभी वो किसी भी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, उसके 360 डिग्री उसके आसपास कोई भी पॉइंट हो, तो वहां पे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज, बार मैग्नेट के चारों तरफ, बार मैग्नेट कैसा होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसकी 360 डिग्री कहीं पे, वो कैसे डिफाइन होती है, डिफाइन एज दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। हमने प्रीवियस चैप्टर में ये देखा है, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखा है कि कैसे पोल्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, वो क्या होगी, जो भी फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट दोनों पोल स्ट्रेंथ का मतलब स्मॉल एम का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर स्क्वायर के, मतलब जो दोनों पोल्स के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये दो अलग अलग मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं हम, एक ही मैग्नेट के दो पोल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज हम प्रीवियस वीडियो में देखें कि कैसे हम क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं। तो यदि हमें बार मैग्नेट के चारों तरफ कोई भी पॉइंट में यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, वो पॉइंट कितना भी डिस्टेंस दूर है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, एक यूनिट हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल को रखेंगे। यूनिट नॉर्थ पोल मतलब किसी भी पोल की स्ट्रेंथ हम कैसे डिफाइन करते हैं, एम से, तो वो स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, 1। यदि नॉर्थ पोल पॉजिटिव है तो नॉर्थ पोल होगा, तो हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे। पहला चीज, यूनिट नॉर्थ पोल क्यों रखेंगे, क्योंकि ऐसा ही हम क्या करते थे, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे। कहीं पे भी हमें टेस्ट करना है तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के करते थे। हमने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसे ही फील्ड स्ट्रेंथ निकाली हर एक पॉइंट पे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे। तो एक बार मैग्नेट के चारों तरफ यदि हमें किसी पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट में एज्यूम करेंगे कि हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रखा है। हाइपोथेटिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। हम एक पोल तो अचानक से निकाल के कहीं से ला नहीं सकते, तो मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं। और एक नॉर्थ पोल रखेंगे, तो नॉर्थ पोल रखने से क्या समझ में आएगा कि नॉर्थ पोल उसको रिपेल करेगा और साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के करते थे। तो at any point is defined as force experienced by a hypothetical unit north pole placed at that point। जिस पॉइंट पे भी निकालना है उस पॉइंट पे एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल को रखेंगे, और वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये चीज हम निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ जो मैग्नेटिक फोर्स के लिए रहती है उससे, बिल्कुल। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जो भी हम स्ट्रेंथ निकालेंगे उसकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसे वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि जिस भी पॉइंट पे हम बार मैग्नेट के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो वहां पे वो एक तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा ही होगा, साथ ही साथ वो उसको मूव भी करेगा। जिस पोजीशन पे होगा, नॉर्थ पोल के पास रहा तो उसको रिपेल करेगा, साउथ पोल के पास रहा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगी, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसमें फोर्स तो एक्सपीरियंस होगी और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी होगा, रिपेल और अट्रैक्शन का। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी is the direction along which hypothetical unit north pole would tends to move if it is free to do so। और जो डायरेक्शन होगा, जिस भी पॉइंट पे हम हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल एज्यूम करके निकालेंगे बार मैग्नेट के चारों तरफ, तो वो जैसा मूव करेगा वही क्या होगा, उस फील्ड का डायरेक्शन होगा। ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ पोल के पास रहा और हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल हम एज्यूम कर रहे हैं, नॉर्थ पोल के पास रहा तो उसको रिपेल करेगा, साउथ पोल के पास रहा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव नॉर्थ पोल मूव होगा, जैसे वो फ्रीली मूव करेगा, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, यही मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायरेक्शन मिलेगा। आगे देखते हैं, द वर्ड hypothetical unit north pole is used because an isolated magnetic pole does not exist। हम hypothetical north pole क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट करते ही नहीं, हम आइसोलेट करके नॉर्थ पोल को अलग तो निकाल नहीं सकते, इसलिए हम ऐसा हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। बट ये कंसेप्ट एकदम सही एक्सप्रेशन आएगा हमारे लिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम हमारा, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट।
क्या होगा, जब वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है एक बार मैग्नेट के पास, वो पॉइंट अभी कहां लाई कर रहा है, ऑन दी एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के, ये एक बार मैग्नेट ले लिया हमने नॉर्थ साउथ, तो उसकी एक्सियल लाइन में ये पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, डिराइव करते हैं इसको, इसका क्या रहता है, डेरिवेशन रहता है, एकदम इजी रहता है, बहुत ही सिंपल। ओके, तो हम क्या निकाल रहे हैं, एक बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन में एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। एक बार मैग्नेट लेते हैं, ये क्या हो गया, हमारा एक बार मैग्नेट हो गया। पोल्स डिसाइड कर लेते हैं, इधर तरफ का क्या होगा हमारा नॉर्थ पोल, और यहां का हो गया हमारा साउथ पोल। ओके, बीच में एक एक्सियल एक्सिस लेते हैं इसका, ये क्या हो गया इसका एक्सिस, और यही एक्सियल लाइन में हमें क्या करना है, फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है एक पॉइंट में। उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। बीच में जो इसका सेंटर होगा उसको हम मान लेते हैं ओ। ओके, और दोनों पोल्स हैं तो दोनों पोल्स की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। तो ये साउथ पोल की स्ट्रेंथ m, नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ m। ओके, अब क्या होगी, दोनों की लेंथ होगी, तो मैग्नेटिक लेंथ तो 12 होती है। तो यहां से हम क्या करते हैं, पहले तो लेंथ देखते हैं, ये हो गई L, और यहां पे ये लेंथ क्या हो गई, L हो। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि हम, ऑब्वियसली बात है, हम पढ़े कि इफेक्टिव लेंथ थोड़ी कम होती है ज्योमेट्रिक लेंथ से। यहाँ पे बहुत छोटा सा मैग्नेट है, मान लेते हैं कि ज्योमेट्रिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ लगभग सेम हो रही है। वैसे नहीं होगी, बट यहाँ पे डायग्राम में ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं ताकि वो हल्का सा एक एरर जो है वो हमारे लिए छूट जाए। ओके, अब क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को लेते हैं। कौन से पॉइंट पे हमें निकालना है, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट। इस एक्सियल लाइन में यहां पे क्या करना है, हमें स्ट्रेंथ निकालना है। विजिबल है आपको? ओके, अब ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है, सेंटर से लेके उस डिस्टेंस को एज्यूम कर, यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हम नेम दे देते हैं डी। ओके, और एक डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं नॉर्थ पोल से लेके पॉइंट पी तक का, नॉर्थ पोल और ये पॉइंट पी, यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से लेके पी तक का डिस्टेंस डी है, तो डी में से यदि ये एल डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारा नॉर्थ पोल से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, डी माइनस एल हो जाएगा। बिल्कुल ओके, अब एक क्या ले लेते हैं, एक साउथ पोल से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लेते, तो ये साउथ पोल से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस, अब ये क्या हो गया, सेंटर तक का डिस्टेंस डी है, एल प्लस हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी प्लस एल। ओके, पूरा डायग्राम बन गया, और कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे डालनी है, बाकी सारी चीजें तो हम डालते जाए। ठीक है, और एक ऊपर में हम पूरा मेंशन कर देते कि पूरी जो लेंथ है उसकी वो क्या है, 2L, और ये 2L हम क्या ले रहे हैं, मैग्नेटिक लेंथ है, याद रखें, मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ, जो 2L हम ले रहे हैं, समझ सकते हैं आप मैग्नेटिक लेंथ, तो हम मान सकते हैं कि सेंटर से ही, चलिए ठीक है, एक एक पॉइंट थोड़ा सा बीच से यहां पे हमने लिया, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायग्राम हमको पूरा विजिबल है। ओके, अब निकालते हैं हम फील्ड स्ट्रेंथ, और इस मैग्नेट का क्या होगा, एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, वो क्या होगा, m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, हम जानते हैं, या मैग्नेटिक मूवमेंट बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिख भी देते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, डायग्राम बना लिया। अब हम क्या करते हैं, एक एक के कारण फोर्स निकालते हैं। हम कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पढ़ ही चुके हैं, तो हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट अब क्या करेंगे, ये नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट में, और इस पॉइंट पे हमें क्या एज्यूम करना है स्ट्रेंथ निकालने के लिए, हम एज्यूम करेंगे यहां पे कि हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रखा है इस पॉइंट में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये चीज आप मत भूलिएगा, यही की इंफॉर्मेशन है। इस पॉइंट पी पे हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल लगा है।
अब ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल के कारण उस पर कैसी फोर्सेज आ रही है वो हम निकालेंगे, और उससे हम क्या कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, और वही क्या होती है, जो फोर्स उसके ऊपर एक्सपीरियंस हो रही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे कि वहां पे हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रखें। तो फर्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P, एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि इस पॉइंट P पे नॉर्थ पोल के कारण कैसी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या आ रही है। तो क्या हो जाएगा V1 और क्या हो, ठीक है, एक बार हम अपना वो देखते हैं जो पहली हमने स्टेटमेंट देखी। क्या हमने स्टेटमेंट देखी थी, तो वो स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, हमें एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या था फर्स्ट स्टेटमेंट, यहां पे क्या था, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, किसी पॉइंट पे इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी, जो फोर्स वहां पे एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस कर रहा है। तो स्ट्रेंथ मतलब B1 और जो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो। ओके, तो हमारे डायग्राम में हम कौन सी पोजीशन पे आए, फर्स्ट हम नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट P पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, जितना इस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस करेगा फोर्स नॉर्थ पोल के कारण, तो वो फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, देखा है हमने रिलेशन प्रीवियस वीडियो में, म्यू 0/4 पाई इंटू, यही हमने कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, म्यू 0/4 पाई, जिसकी पूरी की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁷, और वो ये तो कांस्टेंट है, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यहाँ पे हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। तो एन की पोल स्ट्रेंथ क्या है, एम, इसकी पोल स्ट्रेंथ एम है, इंटू 1 क्यों लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस जगह में हम क्या रखे हुए हैं, हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रखे हुए हैं, जिसकी पोल स्ट्रेंथ मतलब 1 है, यूनिट मतलब 1, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, 1 है, उस पॉइंट में जो एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखा हुआ, डिवाइड बाय, अब क्या होती है, जो फोर्स होती है एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एन से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है, डी, तो पहले डिस्टेंस क्या है, एनपी लिखते हैं, एन से लेके पी तक का डिस्टेंस मतलब एनपी का स्क्वायर, यही होगा। ओके, दिख रहा है आपको, एनपी का स्क्वायर, ठीक है, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, म्यू 0/4 पाई, ये क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, एम 1 है तो सिर्फ अब क्या लिख देते हैं, एम लिख देते हैं, डिवाइड बाय जो एनपी है, एन से लेके पी तक का डिस्टेंस है वो क्या है, डी माइनस एल का होल स्क्वायर, तो डी माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा B1। मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन लगा रहा है, नॉर्थ पोल लगा रहा है इस पॉइंट P के तरफ, ठीक है। अब क्या है, ये पॉइंट P कैसा है, यहां पे हमने हाइपोथेटिकल क्या रखा है, यूनिट नॉर्थ पोल रखा है, तो नॉर्थ पोल उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन कैसा आएगा, ऐसा है, ये आया डायरेक्शन B1 का, विजिबल है आपको, बिल्कुल B1 का डायरेक्शन कैसे आएगा, उस तरफ आएगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखा है, नॉर्थ पोल उसको रिपेल करेगा, और ऑब्वियसली बात है इसकी स्ट्रेंथ साउथ पोल के मुकाबले ज्यादा होगी क्योंकि वो नॉर्थ पोल के साइड, ठीक है, तो इसका हमने डायरेक्शन भी लिख दिया और मैग्नीट्यूड भी लिख दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम साउथ पोल के कारण इस पॉइंट P पे कैसी फोर्स एक्सपीरियंस होगी, मतलब वहां पे क्या रखा हुआ है, एक नॉर्थ यूनिट हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखा हुआ है, तो साउथ पोल के कारण इसमें कैसी फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे निकाल रहे हैं हम, एट P, अब किसके कारण निकालेंगे हम, ड्यू टू साउथ पोल, अब हम साउथ पोल के कारण निकालेंगे, तो क्या हो जाएगी, उसको हम लेते हैं B2 से नोट करते हैं,
साउथ पोल के कारण उस पॉइंट पे कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वही बताएगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, म्यू 0/4 पाई इंटू साउथ पोल की स्ट्रेंथ क्या है एम, और दूसरा जो दोनों पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वहां पे तो यूनिट हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रखा है, तो यूनिट नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ 1 डिवाइड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एस से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है, डी प्लस एल है, और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले एक वर्ड हम अच्छे से लिख देते हैं, एस से लेके पी तक का डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एस पी का साउथ पोल से लेके पी पॉइंट तक का स्क्वायर। तो P2 क्या हो जाएगा हमारा, म्यू 0/4 पाई इंटू, सिर्फ m ले लेते आप, 1 को हटा देते, एस पी, तो ये क्या था d+1, d+1 का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया उसका मैग्नीट्यूड। अब यहां पे डायरेक्शन देखें तो साउथ पोल इस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये होगा इसका डायरेक्शन V2। ठीक है, अब याद रखिएगा जब भी हम डायग्राम आप बनाएंगे तो ये जो B1 की लाइन है इसको थोड़ी लंबी बनाइए, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने छोटा बनाया। B1 की लाइन थोड़ी लंबी बनाइएगा, इसकी लाइन थोड़ी सी छोटी बनाए। ऐसा क्यों, क्योंकि वो नॉर्थ पोल के साइड रखा है, ऑब्वियसली बात है नॉर्थ पोल उस पॉइंट को ज्यादा रिपेल करेगा, क्योंकि वहां पे एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रखा है, उसको वो ज्यादा रिपेल करेगा, और साउथ पोल इसको कम स्ट्रेंथ से खींचेगा। तो ये वाली लाइन हमेशा छोटी बनाइएगा और इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल का इंफ्लुएंस ज्यादा है उस पॉइंट में, और वो खुद भी नॉर्थ पोल है तो उसको रिपेल करेगा। तो ऑब्वियसली बात है यदि हम देखें कि B2 और B1 में बड़ा कौन है, तो आप गारंटी बता सकते हैं कि B1 ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल ही यहाँ पे हाइपोथेटिकल है और वो नॉर्थ पोल के पास ही रखा हुआ है। इधर रखे रहता तो साउथ पोल का ज्यादा स्ट्रेंथ रहता। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, दोनों का पर्टिकुलर स्ट्रेंथ निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, एक साथ पूरा निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P, अब क्या बोलेंगे हम, ड्यू टू बार मैग्नेट। क्योंकि अब हम पूरे मैग्नेट के कारण स्ट्रेंथ दिखेंगे, दोनों के साउथ पोल नॉर्थ पोल के कारण इंडिविजुअली निकाल लिए। ओके ठीक है, अब यहां पे हमने डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्शन तो वहां पे हमने लिखा भी हुआ है, बट अब क्या करेंगे, डायरेक्शन यहां पे मेंशन भी कर देंगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन भी मेंशन कर देते हैं। ये वाला जो है B1 जो यहां पे लगी होगी तो वो उस तरफ लग रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अलोंग NP। पहले N आ रहा है फिर P आ रहा है, NP बोलूंगा तो N पहले इसको देखूंगा फिर P, तो NP। तो यहां पे हम कैसा लिखेंगे, along NP प्रोड्यूस्ड। ऐसा आप क्या लिखते जाएंगे, डायरेक्शन में लिखते जाएंगे। साउथ पोल के कारण यहां पे देखें तो वो कहां जा रहा है, अपनी तरफ खींचेगा साउथ पोल, तो PS जाए, PS, P से लेके S तक जाए। तो यहां पे यदि हम स्ट्रेंथ लिखें इसकी तो अलोंग PS ही लिखना है, बिल्कुल अलोंग PS प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये दोनों की पर्टिकुलर ऐसा आप लिखेंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपने वहां पे मैग्नीट्यूड भी लिख दिया है और उसका डायरेक्शन भी लिख दिया। ठीक है, अब ओवरऑल निकालेंगे हम बार मैग्नेट के कारण उस पॉइंट P पे स्ट्रेंथ, तो वो क्या हो जाएगी, जिसको हम B से डिनोट कर देंगे, और वो क्या होगी, ऑब्वियस ही बात है वो B1 माइनस B2 ही होगी। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए B1 माइनस B2 क्यों होगी, क्योंकि नॉर्थ पोल के वो पास रखा है हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल ज्यादा उस पर फोर्स लगाएगा, साउथ पोल उससे दूर है, तो नॉर्थ पोल की फोर्स ज्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू साउथ पोल की फोर्स। तो B1 माइनस क्या करेंगे, B2 करेंगे हम। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई इंटू M डिवाइड बाय एक क्या था, D माइनस L का होल स्क्वायर था, माइनस म्यू 0/4 पाई इंटू M डिवाइड बाय D प्लस L का होल स्क्वायर।
यही आएगी इक्वेशन। दोनों को हमने लिख दिया और बीच में क्या डाल दिया, माइनस साइन डाल दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये म्यू 0/4 पाई दोनों के पास, तो कॉमन ले लेते हैं। तो बी निकाल रहे हम, तो क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचेगा, m, सिर्फ m बचेगा, दोनों के ऊपर m, और यहां पे क्या रहेगा, b माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, m डिवाइड बाय b प्लस एल का होल स्क्वायर, यही आएगा। ये कैसा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a प्लस बी ए माइनस बी, स्क्वायर को यदि हम हटा दें तो क्या दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, डी प्लस एल डी माइनस एल, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे दोनों स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर वही होगा। बिल्कुल, क्या लिखेंगे हम, b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये पूरे को एक साथ ले लेते हैं, पहले नीचे वाला लिखते, a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब दोनों का स्क्वायर भी है तो पूरे का होल स्क्वायर, यही होगा फॉर्मूला। ठीक है, अब जब इसको हम माइनस करेंगे, m के पास क्या है, d प्लस एल का होल स्क्वायर नहीं है, d माइनस एल का होल स्क्वायर तो है यहां, तो वो क्या आएगा, एक टर्म उसके पास ऊपर आएगी। बिल्कुल, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो m भी रहेगा साथ में, ओके, m रहेगा, और अब हम m को भी क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं पास, क्योंकि वो क्या है, दोनों के पास है, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, m को भी साथ में यहां पे कॉमन में लिख, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन इक्वल टू म्यू 0, m को भी कॉमन निकाल लिया हमने, और नीचे क्या है, 4 पाई। ओके, अब यहां ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा, ये वाली टर्म इसके पास नहीं है, तो ये यहां पे आएगी d प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच का माइनस साइन, ये वाली टर्म इसके पास नहीं है, तो d माइनस एल का होल स्क्वायर, यही होगा। ओके, ये टर्म हो गई, नीचे वाला तो चलो सॉल्व हो जाएगा, ऊपर वाले को हमें करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, अलग से सॉल्व करते हैं। इस ऊपर वाले की वैल्यू हम देख लेते हैं, क्या है हमारा, d प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस d माइनस एल का होल स्क्वायर, दोनों को अपना खोल लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2dl, ओके, माइनस साइन ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2dl, यही होगा। अब ब्रैकेट खोलेंगे हम तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस डी स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2dl। ओके, पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहां से देखते हैं क्या कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये जो डी स्क्वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, सिर्फ क्या बचा, 2dl और 2dl बचा, तो ये कितना हो जाएगा, कुल मिला के टोटल हो जाएगा 4dl हो जाएगा, 4dl होगा, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4dl, पुट कर देते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 m/4 पाई ब्रैकेट में यहां पे क्या आ जाएगा, 4dl, नीचे में ये पूरी टर्म रहने देते हैं, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा अभी तक का एक्सप्रेशन, विजिबल है आपको, ओके, म्यू 0/m, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, हम 2l ले लेते हैं, ये m के लिए, यहां से एक 2 ले लेते हैं और l ले लेते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाएगा। ठीक, देखते हैं कैसे, क्या हो जाएगा हमारा, b इज इक्वल टू म्यू 0 m/4 पाई, और m के लिए हम क्या ले लेते हैं, यहां से 2l इसको दे देते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा, ये पूरे के नीचे 4 पाई, अब यहां पे क्या बचा, इनटू में, यहां पे जब उसको हमने 2l दे दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ एक 2 बचेगा और एक d बचेगा, बिल्कुल 2 बचा और d बचा, और नीचे क्या है, नीचे तो पूरी टर्म है, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर,
यही टर्म है पूरी, बिल्कुल। यहां से हमने क्या लिया, एक 2 ले लिया और एक L ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2D बस बचा और M के साथ दे दिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो 2DM है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाएगी M। ओके, अब B का रिलेशन क्या आएगा, जो उस पॉइंट P पे हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, म्यू जीरो, अब क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा, ये मैग्नेटिक मूवमेंट बन गया, डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 2D बाई डी स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये क्या बन गया, हमारा रिलेशन बन गया। और यही क्या होगा हमारा मेन, क्या होगा, मेन वाला एक्सप्रेशन होगा। तो ये एक एक्सप्रेशन क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और अच्छे से लिख देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इनटू 2D बाई डी स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन एकदम इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन से आप यूज करके क्या निकाल सकते हैं, एक बार मैग्नेट के पास वाले एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, ये वाले रिलेशन से। 2D। ओके, अब हम देखते हैं यदि मैग्नेट बहुत शॉर्ट हुआ, मतलब जो उसके लेंथ L, जो डिस्टेंस है उसका, मतलब सेंटर से एक पोल का कोई भी डिस्टेंस L बहुत छोटा रहा एज कंपेयर टू जिस पॉइंट पे हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, मतलब जो D है वो बहुत ज्यादा दूर है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द मैग्नेट इज वेरी शॉर्ट, जब मैग्नेट क्या रहा, बहुत शॉर्ट रहा, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, L बहुत छोटा होगा D से, या हम L स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, D स्क्वायर से। L स्क्वायर बहुत छोटा है D स्क्वायर, देखते हैं डायग्राम में कैसे। ये जो डिस्टेंस है L, ये बहुत छोटा हुआ, मैग्नेट बहुत छोटा है, और ये डिस्टेंस बहुत दूर है, जो P डिस्टेंस वो क्या है, बहुत दूर है। तो इस केस में क्या होगा, L इतना छोटा हो जाएगा कि हम L को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। L बोले या L स्क्वायर बोले, कोई टेंशन नहीं, L को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो जब हम L को इग्नोर कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये L स्क्वायर वाली टर्म यहां से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो नया टर्म क्या बनेगी, B इज इक्वल टू म्यू जीरो M बाई 4 पाई, म्यू जीरो M बाई 4 पाई इंटू, ऊपर में 2D रहेगा ही, और नीचे में क्या बचा, ये L इग्नोर हो गया, तो बस D स्क्वायर था और ये स्क्वायर, तो D की पावर 4 हो जाएगी, D की पावर 4 हो गई, ये कैंसल आउट हो गया, 4 हो गया 3, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो M बाई 4 पाई इंटू, ऊपर का D खत्म हो गया, और 2 बाई डी क्यूब, या इसको 2M बाई डी क्यूब भी लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जनरली आपको यही वाला फॉर्मूला मिलेगा क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करना क्रिटिकल हो सकता है आपके लिए, बट ये आपको मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मगर ये कब होगा, याद रखिएगा, जब व्हेन मैग्नेट इज शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब शॉर्ट सर्किट वाला नहीं, जब छोटा होगा, बहुत छोटा होगा तब, तो आप ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी चीज समझ में आई, बिल्कुल बहुत इजी था। और एक और चीज, डायरेक्शन, डायरेक्शन कहां होगा, अलोंग, अलोंग एनपी प्रोड्यूस्ड, ये ओवरऑल डायरेक्शन है, इसका भी डायरेक्शन यही होगा, इसका भी डायरेक्शन एनपी ही प्रोड्यूस होगा। कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये चीज हम समझ चुके हैं कि वो नॉर्थ पोल के ज्यादा पास रखा हुआ है, ये पॉइंट नॉर्थ पोल के पास है, तो ऑब्वियसली बात है उसका डायरेक्शन वहीं जाएगा, वो फेंकाएगा ही, क्योंकि वो खुद नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल के पास है। वो खुद नॉर्थ पोल कैसे, यूनिट पॉजिटिव, हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल है। ओके, तो डायरेक्शन कैसा होगा उसका, एनपी, मतलब उस तरफ जाए। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसका। ओके, अब क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो हमें क्या होगा और अच्छे से समझ में आएगा। इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं।
टॉपिक हमने देख लिया, अब क्वेश्चन देख। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सियल फील्ड का, मतलब उसकी एक्सियल लाइन में, बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन में निकालनी, ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। बार मैग्नेट की लेंथ कितनी, 5 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। एक्सियल लाइन में निकालना है। एक्सियल समझ में आ गया कि बार मैग्नेट ऐसा रखा रहेगा और ये उसकी एक्सियल लाइन। तो 5 सेंटीमीटर का 50 सेंटीमीटर, मतलब डी की वैल्यू दी है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। जरूरत पड़ेगी मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो कितनी दी है, 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज देखते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। मैग्नेटिक मूवमेंट हमें दी है, एक तो फर्स्ट उसकी हमें लेंथ दी है, उस बार मैग्नेट की लेंथ दी है, तो वो लेंथ को हम क्या लेंगे, 2L लेंगे, याद रखिएगा। मतलब मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ लेंगे उस मैग्नेट, जो कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मीटर में कर लेंगे इसको। और कितने डिस्टेंस दूर निकालना है उसकी एक्सियल लाइन में, 50 सेंटीमीटर, तो ये डी दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, 50 इंटू 10⁻⁻, 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, ठीक है। अब जब यहाँ पे 2L दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से L निकाल सकते हैं, बिल्कुल। जब 2L 5 सेंटीमीटर है, तो L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा हमारा 5 का आधा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल। और जब मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यही हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। तो यहां से देख सकते हैं कि L 2.5 है और 50 सेंटीमीटर दूर, 2.5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दूर निकालनी है। तो इसका मतलब यहां पे हम एज्यूम कर लग सकते हैं कि एक छोटा बार मैग्नेट है या शॉर्ट बार मैग्नेट है। ओके, और हमें क्या दिया है, मैग्नेटिक मूवमेंट दी, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और वो कितना बोला है, 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, ये मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट रहती है, याद रखिएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसकी स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर, कोई भी पोल की स्ट्रेंथ की यूनिट। ओके, बी निकालना है हम, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। क्वेश्चन में अच्छे से मेंशन किया है, एक्सियल लाइन में निकालना है, ठीक है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, एज्यूम कर, मतलब मान ही लेंगे, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर मैग्नेट है, छोटी सी लेंथ है, मतलब उसकी आधी लेंथ है 2.5। 2L है ना, 5 सेंटीमीटर का मैग्नेट है, और 50 सेंटीमीटर दूर निकालना तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, L जो है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू D। तो जब L बहुत छोटा हो गया D से, तो हमारा कौन सा लगेगा, दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मतलब अब हम यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, B इज इक्वल टू μ0/4π इंटू 2M। अब M को हम इसके साथ लिख देते हैं, बाई डी क्यूब, यही था फॉर्मूला, डी क्यूब आ गया। वरना यदि शॉर्ट मैग्नेट नहीं होता तो यहाँ पे हमें डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर की होल स्क्वायर हमें लिखना पड़ता, और ऊपर में एक डी भी आता जो डी कैंसल आउट होके गया है। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, और जनरली आपको मैक्सिमम शॉर्ट मैग्नेट का ही क्वेश्चन मिलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं, μ0/4π की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻7। ओके, 2 इंटू 0.40, यही मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है, और डी हमें कितना दिया हुआ है, 50 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो एक्सियल फील्ड आपको कितनी मिल जाएगी, जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्सियल फील्ड मिल जाएगी हमें 6.4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक। अब उसके इक्वेटोरियल लाइन में हम कैसे निकालें, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट। अब क्या होगा, जब वो जो पॉइंट लाई करेगा, अभी हमने उसके लिए देखा
उसकी एक्सियल लाइन में। अब बार मैग्नेट के जब इक्वेटोरियल लाइन में वो पॉइंट लाई करेगा तब हम कैसे निकालेंगे। ओके, देखते हैं इसकी भी कंडीशन, इसको भी डिराइव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं, एक बार मैग्नेट लेते हैं यहां पे। ये हो गया हमारा एक बार मैग्नेट। किस तरफ नॉर्थ लेना है, कहीं भी ले सकते हैं। बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, इस बार अच्छे से पॉइंट ले लेते हैं ताकि और हमें अच्छे से समझ में आए। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट, ये हमारा साउथ पोल और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। साउथ पोल, नॉर्थ पोल विजिबल है। ओके, साउथ पोल है ये हमारा और ये नॉर्थ पोल। ठीक है, बीच में क्या होगा, एक इसका सेंटर होगा। एक सेंटर ले लेते यहां पे, ये पॉइंट कौन सा बता रहा है, ओ। ठीक है, लेंथ देख लेते हैं इसकी, तो आधी आधी लेंथ कितनी होती है हमें पता है, ये लेंथ होगी इसकी एल, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या होगी, एल। पूरी लेंथ क्या होगी, 2l, जो इफेक्टिव लेंथ होती है। पूरी लेंथ हो जाएगी हमारी 2l। ओके, अब कहां निकालना है हमें, इक्वेटोरियल लाइन में निकालना है। तो यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट। इसी पी पॉइंट पे क्या करनी है हमें, स्ट्रेंथ निकालनी है। तो कौन से कलर से ले, ये पी पॉइंट पे जो आपको विजिबल है। ओके, इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक प्रकार का ट्रायंगल बनाते हैं। ये इक्वेटोरियल लाइन में ही होगा ये पॉइंट, तो ये होगा इसकी इक्वेटोरियल लाइन। साउथ पोल से इस पॉइंट को जोड़ देते हैं, तो ये पॉइंट यहां से जुड़ गया, और नॉर्थ पोल से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लगभग समान ही होंगे। अभी आपको हल्का सा अजीब दिख रहा है, मगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल ही होंगे। ठीक है, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, और जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं, मतलब जो डिस्टेंस रहता है पॉइंट पी का, उसके सेंटर से उस डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, डी लेते हैं। बिल्कुल, डी मानते हैं। ओके, और ये डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस एल है, तो हाइपोटेनियस का डिस्टेंस निकाल देते हैं। क्या होगा हाइपोटेनियस का डिस्टेंस, ये डी है और ये एल है। तो यदि हम नॉर्मली देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैसा बना देते, ये और ये डिस्टेंस डी हो गया और ये डिस्टेंस एल हो गया। तो ये जो डिस्टेंस हाइपोटेनियस, ये क्या होगा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। बिल्कुल, वो डिस्टेंस तो वही क्या होगा, वहां का डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा। और यहां का भी डिस्टेंस वही होगा, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। ये भी डी स्क्वायर अंडर रूट डी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ही होगा। ओके, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक एक करके निकालेंगे। और कुछ ले, एंगल के बारे में अभी नहीं लेते, जब जरूरत पड़ेगी तब लेंगे। ठीक है, और इनकी क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ होगी। पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, एम की, एस की पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारी एम से डिनोट करते हैं, और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ एम से डिनोट करते हैं। यही बताती है, पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर होता है। ओके, ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या करते जाएंगे, हम कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं, कैसे हमने प्रीवियसली क्या किया था, पहले नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पे फोर्स देखते हैं कितनी आएगी, वही क्या देगा हमें, फील्ड स्ट्रेंथ देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पी पॉइंट पे ड्यू टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के कारण देखते हैं, पॉइंट पी पे नॉर्थ पोल के कारण। ओके, इसको हम क्या लेंगे, B1। तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई इंटू नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ क्या है, एम इंटू 1। क्यों 1 लेंगे आप, क्योंकि जो पॉइंट पी है वहां पे हम एज्यूम करेंगे हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है, तभी हम चेक कर पाएंगे। तो हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल है, तो यूनिट नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ क्या होगी, 1। ओके, डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगा, एन से लेके पी तक का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो पहले एक स्टेप और, बिल्कुल कोई बात नहीं, एक स्टेप और ले लेंगे, एन पी का स्क्वायर, एन से लेके पी तक का स्क्वायर, यही होगा।
ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई इंटू, सिर्फ m ले लेते हैं, आप 1 को हटा देते हैं, और np का डिस्टेंस क्या है, np का स्क्वायर, तो d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा। ओके, तो यहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि जब इस रूट का स्क्वायर करेंगे हम, क्योंकि np का स्क्वायर होता है, तो यहां पे स्क्वायर रखेंगे तो सिर्फ d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखते हैं इसका डायरेक्शन, कि डायरेक्शन कहां पे हो। तो डायरेक्शन कैसा होगा, यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रखा है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा ना, ऐसा, ये होगा इसका डायरेक्शन। विजिबल है आपको? ओके, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये क्या है, ये होगा इसका डायरेक्शन, जस्ट एक्सिस लाइन में, इसी लाइन के अलोंग डायरेक्शन। ठीक है, दिख रहा है आपको, क्योंकि वो रिपेल करेगा, तो ये पॉइंट भी नॉर्थ पोल से अपने लाइन ऑफ एक्शन से ही दूर जाएगा। ओके, तो यहां पे हम डायरेक्शन बोल सकते हैं अलोंग, पहले किसको लेते हैं, जो शुरुआत हुई, एनपी, अलोंग एनपी प्रोड्यूस्ड, अलोंग एनपी प्रोड्यूस्ड होगा। ओके, ये भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं साउथ पोल के कारण इस हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल जो पॉइंट पी पे रखा हुआ है, उस पे कितनी स्ट्रेंथ आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट वाह, फील्ड स्ट्रेंथ एट पी ड्यू टू साउथ पोल। साउथ पोल के कारण देखते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, V2, तो वो क्या हो जाएगी, μ0/4 पाई इंटू, अब देखते हैं हम साउथ पोल की स्ट्रेंथ m है, यहां पे हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रखा है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 1, और डिस्टेंस क्या है, sp है, तो क्या हो जाएगा, m इंटू 1/sp का स्क्वायर, फिर से लिखते हैं, μ0/4 पाई इंटू, अब सिर्फ m लिख देंगे, 1 को हटा देंगे, और sp क्या है हमारा, यही डिस्टेंस, तो ये भी होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम ही होंगे, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और उसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट के अंदर वो था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, देखिए अब। ठीक है, एक तो ये देखिए कि पहले B2 की जो वैल्यू है वही क्या है, B1 की भी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, पहला चीज। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, तो डायरेक्शन कैसा होगा, ये है हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो ये इसको अट्रैक्ट करे, तो ये होगा डायरेक्शन, ये था B1 हमारा, और ये होगा B2 का डायरेक्शन, अट्रैक्ट करेगा अपने ही लाइन ऑफ एक्शन में, तो ये होगा इसका डायरेक्शन। ठीक है, V2 ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसको साउथ पोल अपनी तरफ खींचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे कैसा है, अलोंग PS, P पहले आ रहा है, फिर S, P से S जा रहा है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, अलोंग PS प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब हम लेते हैं यहां पे ज्योमेट्री, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, एक यहां पे ऐसा एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ओके, अब ये एंगल को मान लेते हैं हम थीटा। ठीक है, तो जो ये एंगल थीटा होगा वो ये एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होगा। ओके, अब ये जो B2 एंगल ले रहा है, इसका एंगल हम कहां से ले रहे हैं, ठीक है, इसी एक्स एक्सिस को लिए, तो यहां से ये एंगल को भी हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों,
वर्टिकल अपोजिट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और ये दोनों एंगल सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, ऐसा हमने क्यों किया? रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फर्स्ट चीज कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो देखते हैं हम एस B1 इक्वल टू B2 इन मैग्नीट्यूड। ऑब्वियसली बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है यहां पे। इन मैग्नीट्यूड इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? इसका फोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे एनालिसिस करें। यहां पे हम फोर्स एनालिसिस करते हैं, कहां पे करें? यहां पे करें। ये है हमारा B1 और ये है हमारा B2। ठीक है, अब ये दोनों का क्या होगा? थीटा थीटा बना रहा है, ये एक एक्स लाइन है, यहां पे थीटा एंगल है दोनों का, ये थीटा और ये थीटा। ज्यादा शॉर्ट तो नहीं हो रहा है? ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है B1 B2। ओके, एक कंपोनेंट कैसा होगा? कॉस वाला, जो कहां पे आएगा? दोनों का यहां पे आएगा, ये आएगा कॉस का कंपोनेंट। और ये क्या होगा? B1 कॉस थीटा, और यहीं पे क्या आएगा? B2 कॉस थीटा। ठीक है, एकदम छोटा तो नहीं हो रहा? ओके, दोनों का एक एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे थीटा वाला, क्योंकि वो उसी के साथ एंगल बना रहे हैं। और एक दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये वाला, ये वाला। ये क्या होगा? B1 साइन थीटा, और ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? B2 साइन थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन थीटा भी सेम है, तो ये दोनों आपस को कैंसिल आउट कर देगा। मतलब कुल मिला के इसका जो डायरेक्शन प्रोड्यूस होगा वो px ही होगा अलोंग। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि कुल मिला के जो दोनों का डायरेक्शन होगा, ठीक है, डायग्राम बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है B1 cos थीटा B2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड हो जाए। मगर जो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट है, ये B1 का वर्टिकल कंपोनेंट जो साइन थीटा होगा और B2 का वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, B1 B2 की वैल्यू सेम आई है, साइन थीटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते तो भी क्या होगा? दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। मतलब ओवरऑल जो मूवमेंट होगा वो इस तरफ ही होगा। ओहो, ठीक है, ओवरऑल मूवमेंट इस तरफ ही होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ओके, आई गई होगी मेरे हिसाब से। तो B1 B2 सेम है मैग्नीट्यूड में, तो अब हम थ्योरी लिख सकते हैं, देयर वर्टिकल कंपोनेंट्स शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं COMP कंपोनेंट्स along OP। OP के along ही है वो खड़ी लाइन जो है, कैंसल ईच अदर। दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। देखिए ओपी, ये ओपी के अलोंग ही है, ओ और पी दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट ओपी के अलोंग ही आएंगे। ओके, वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। एंड और दूसरा देखें हम, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ऐड हो जाएगा। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट horizontal component of both will add। दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो क्या होगा? डायरेक्शन समझ में आया? ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग px प्रोड्यूस होगा यहां, एक यूनिट हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल का, जब हम रखेंगे इसके बाद। तो अब निकाल सकते हैं हम, B1 पता है, B2 की वैल्यू पता है, अब निकाल सकते हैं हम यहां पे रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? उसको हम क्या बोल देते हैं? B। और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट कर दे रहे हैं, तो B1 cos थीटा हॉरिजॉन्टल के ही दोनों कंपोनेंट्स होंगे, दूसरा B2 cos थीटा। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, क्या था? μ0/4 पाई। ठीक है, 2 पहले से ही ले लें, ओके ले सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इजी करते हैं, क्या होगा? B इज इक्वल टू, दोनों तो सेम ही है, तो 2 कोई भी एक को ले लेते, B1 ले लेते B2 ले लेते, वो कोई दिक्कत नहीं।
2v2 cos थीटा कर देते हैं। ओके, अब यहां पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू v1 की वैल्यू पुट करते हैं μ0 बाई 4 पाई इंटू एम बाई डी प्लस एल का डी स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर है क्या, ओके, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बस डी स्क्वायर एल स्क्वायर, ओके, क्योंकि रूट तो हट जा रहा है उनका। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमें यहां पे डालनी है कॉस थीटा की वैल्यू, अब हमें डालनी है कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा क्या होगा, फिर से देखते हैं डायग्राम, सारे थीटा सेम है, कोई भी ले लेते, ये ट्रायंगल ले लेते हम एस पी ओ, साउथ पोल उस पॉइंट पे और ओ, एस पी हो हम ट्रायंगल ले लेते, तो कहीं से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल ले लेते हम एस पी और ओ, ये पी पॉइंट पे हम निकालना है, ये है हमारा थीटा। तो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये बेस जो एल है और हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट डी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, यही है हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस हो गया हमारा एल और हाइपोटेन्यूज होगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा बिल्कुल। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते, इनटू एल डिवाइड बाय अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा पूरी चीज उसमें। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे यदि हम आगे बढ़े तो नीचे की दोनों टर्म डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये वाला, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 होगा, 1 प्लस 1/2 करेंगे तो ओके। तो जब हमें ये चीज हो गई तो इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, इंटू एल बाई द रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो यहां पे देखें तो 1 प्लस 1/2 क्या होगा 3/2 होगा। ठीक है, ये दोनों क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा, और m इंटू एल, कुछ 2 मिल रहेगा मैग्नेटिक मूवमेंट बनने के लिए, ऑब्वियस ही बात है, यहां पे 2 भी है, वाह, तो ये 2l और m मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाए, ये 2 ये m और ये l क्या मिलके बन जाएगा, m इंटू 2l मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाएगा बिल्कुल, और ये हो जाएगा, तो कुल मिला के एक एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, b इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट अब ले लेते सीधा, इंटू m बाई, ये तो वैसे ही रहेगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, तो ये आएगा हमारा एक्सप्रेशन, पूरे की पावर क्या 3/2, तो ये निकल गया हमारे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन आया जो क्या रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये बड़े मैग्नेट के लिए। अब मैग्नेट क्या हुआ, यदि मैग्नेट शॉर्ट हुआ, मतलब when magnet is short, शॉर्ट का मतलब छोटा हुआ, मतलब एल स्क्वायर बोले या एल बोले वो बहुत छोटा हुआ एज कंपेयर टू डी स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया है, b इज इक्वल टू, ओवरऑल डायरेक्शन भी हमने देख लिया, μ0 बाई 4 पाई, ठीक है, μ0 बाई 4 पाई इंटू m डिवाइड बाय, अब यहां पे क्या करते हैं, एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, यदि मैग्नेट बहुत छोटा रहा, सिर्फ डी स्क्वायर और 3/2 है, तो स्क्वायर और 3/2 से ये 2 कट जाएगा, बस क्यूब बचेगा, दिख रहा है कि नहीं आपको, एल नेग्लेक्ट हो गया, डी का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 3/2 में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। ओके, तो नीचे क्या आएगा बताओ, सिर्फ डी क्यूब आएगा। तो आप देख सकते हैं ये एक और एक्सप्रेशन आएगा कब, जब मैग्नेट बहुत शॉर्ट रहा, आपको मैक्सिमम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करने को मिलेगा, क्योंकि मैग्नेट हमेशा शॉर्ट ही मिलेगा, क्वेश्चन बड़ा मिल गया तो भी आप दूसरा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है एक्सप्रेशन, तो अब आप दोनों के एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे उसके एक्सियल लाइन में और इक्वेटोरियल लाइन में, तो बस एक टर्म का डिफरेंस क्या था बताओ, यहाँ पे 2 आता था, यहाँ पे बस क्या आता था 2 आता था, तो दुगनी रहेगी एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यू और इक्वेटोरियल लाइन में आधी हो जाएगी। ठीक है,
तो अब हम क्या देख सकते हैं, एक कंक्लूजन देखते हैं, नोट पॉइंट। तो क्या होगा, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन एंड एट पॉइंट इन इक्वेटोरियल पोजीशन, दोनों पोजीशन में हमने फॉर्मूला देखा, एक्सियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में, इट इज क्लियर दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन इज ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेट। तो क्या बोला, दोनों का एक्सप्रेशन देख के हमें क्लियर हो गया कि किसी शॉर्ट मैग्नेट का जो एक्सियल लाइन में कोई भी एक पॉइंट हुआ एक पर्टिकुलर डी डिस्टेंस पे, उसी डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी एक, इक्वेटोरियल लाइन में भी एक पॉइंट होगा, सेम, दोनों सेम डिस्टेंस पे हो, तो जो एक्सियल लाइन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दुगनी होगी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन में जो पॉइंट होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड से, जब दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे एक शॉर्ट मैग्नेट की। ठीक है, तो ये क्या मिलता है हमें, यहां से एक नोट पॉइंट मिलता है। ओके, अब जब हमने ये चीज देख ली है तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड्स, बोल दिया, इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन में निकालना है, ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, एक बार मैग्नेट जिसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, मतलब इक्वेटोरियल लाइन में 60 सेंटीमीटर ऊपर, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज 0.60 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसके बिना तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी हमें गिवन है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए और क्लियर हो जाएगा। क्या क्या गिवन वैल्यूज दिए देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, मैग्नेट की लेंथ दी है तो 2L ही लेंगे, उसको याद रखिएगा, कितनी 6 सेंटीमीटर, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करे कि उसकी लेंथ L है तब तक नहीं, 2L ही रहती है इफेक्टिव लेंथ उसकी। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से हमें मिल जाएगा देयरफॉर L इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और मीटर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁻2 मीटर। बिल्कुल, तो यहीं से पहले हमें समझ में आ जा रहा है कि एक तो ये शॉर्ट -2 मीटर, यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि ये तो शॉर्ट मैग्नेट है भाई, क्योंकि वो उस पे जो डी निकालना है वो डी देखते हैं, वो कितना दिया हुआ है हमें 60 सेंटीमीटर का, इक्वेटोरियल लाइन में ही निकालना है, 60 × 10⁻⁻2 मीटर। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट दी है 0.60 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इक्वेटोरियल लाइन में निकालनी है। तो यहीं से हम एज्यूम कर लेते हैं भाई लेंथ बहुत छोटी है मैग्नेट की, एक L, और 60 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दूर निकालना है, तो यहां से हम ले लेते हैं सिंस L इज वेरी लेस देन D, तो हम एक शॉर्ट मैग्नेट का केस या छोटे से मैग्नेट का केस एज्यूम कर लेंगे। उस केस में इक्वेटोरियल लाइन में निकालना है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B = μ0/4π × सिर्फ m आएगा, 2 किसमें आता है एक्सियल लाइन वाले फॉर्मूले में, और नीचे क्या आ जाएगा dq। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं, μ0/4π की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻7 इंटू मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी दी है 0.60, और d कितना दिया हुआ है हमारा 60 × 10⁻⁻2 का क्यूब। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, देखते हैं 2.7 × 10⁻⁻7 टेस्ला टी, ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ क्या हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व, हमने बार मैग्नेट के चारों तरफ का निकालना देख लिया कि कैसे हम निकालेंगे एक्सियल लाइन में और इक्वेटोरियल लाइन। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, अभी तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे, सोलेनोइड के बारे में पढ़ेंगे, करंट कैरिंग लूप्स के बारे में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।